Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of second year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Parveen Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started with another poem, which is Lines from an Essay on Man. It is composed by Alexander Pope. Okay, what does he say? Heaven from all creatures hides the book of fate. इट मीन्स हेवन से मुराद क्या है बेटे? अल्लाह ताला। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से, तमाम क्रीचर से इनफैक्ट छुपा ली है। क्या छुपाया है अल्लाह ने? बुक ऑफ फेट, वो किताब जिसमें इंसानों के बारे में लिखा है। अल्लाह ने इंसानों की किस्मत या मुकद्दर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। ही हाइड्स दिस फ्रॉम ऑल हिज क्रीचर्स, ऑल बट द पेज प्रेस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेट। सब कुछ छुपा लिया है, बट दे कैन सी वन थिंग ओनली, विच इज़ दैट देयर प्रेजेंट स्टेट। दे डू हैव द नॉलेज ऑफ देयर प्रेजेंट स्टेट टुडे। आज का नॉलेज है उनके पास, बट टुमारो nobody knows anything regarding tomorrow, regarding their future life. Nobody knows anything. किसी को कुछ नहीं पता. Oh, all right. From brutes, what men? Brutes means बेटे animal here. And from men, what spirits know? Spirits means spirits means angels, right? कि जानवरों से वो छुपा लिया है जो इंसान जानता है, और इंसानों से वो छुपाया है जो फरिश्ते जानते हैं। इट मीन्स कि एज अ ब्लेस्ड क्रीचर ह्यूमन बींग्स नो समथिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है? और यू नो द एंजल्स नो समथिंग अबाउट द ह्यूमंस। फरिश्तों को थोड़ा बहुत इंसानों के बारे में इल्म है जितना अल्लाह ने दे दिया, और इंसानों को थोड़ा बहुत जानवरों के बारे में इल्म है, अगेन जितना अल्लाह ने उनको दिया है। और हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो, तो इज़ देयर एनीवन हु कैन टॉलरेट दिस बर्डन? बर्डन कौन सा? इस बोझ को कौन टॉलरेट कर सकता था? कौन बर्दाश्त कर सकता था? किस बोझ को? अगर आपको ये बता दिया जाता हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो, बिलो मीन्स हियर ज़मीन, यहाँ पे अर्थ पे रहते हुए, अगर आपको आपकी किस्मत के बारे में बता दिया जाता तो कौन उसको बर्दाश्त कर सकता था? आपने देखा होगा अक्सर लोग जब घर से निकलते हैं तो काली बिल्ली अगर रास्ते में गुजर जाए तो वो कहते हैं कि समथिंग बैड वुड हैपन टू अस, बिकॉज ये जो है काली बिल्ली है, इसने हमारा रास्ता काट दिया। इट्स ओनली अ सुपरस्टिशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सिर्फ एक वहम है। वहम के बदले लोग अपना काम छोड़ देते हैं, वो कोई भी ज़रूरी हो। तो बेटे जस्ट इमेजिन इफ़ यू वर गिवन द नॉलेज ऑफ योर फेट, व्हाट्स गोना हैपन टू यू इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू गो आउट ऑफ योर होम? जब आपको पता हो कि आपके साथ कुछ बुरा होना है आज, फॉर एग्जाम्पल आप कभी घर से निकलेंगे? तो इसी तरह ज़िंदगी के बारे में अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस हैं, क्या कैटास्ट्रॉफीज़ हैं, क्या ट्रेजेडीज़ हैं, तो आप मौत से पहले ही मर जाएंगे। तो ये भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने नहीं बताया, वरना हम बर्दाश्त ना कर पाते। ये इस लाइन का मतलब है बेटे, इस लाइन का, ठीक है? द लैम दाई रियोट डूम्स टू ब्लीड टुडे। वो बेबी लैम का जो बच्चा है छोटा, वो अगर उसको ये पता चल जाए कि उसकी किस्मत क्या है, टू ब्लीड टुडे, कि उसको आज मर जाना है, हैड ही दाई रीज़न, तो क्या वो उसको इस वजह जब उसको ये पता चल जाए तो क्या वो इस काबिल होगा? वुड ही स्किप एंड प्ले, कि वो मैरी मेकिंग में अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जितनी भी वो है, क्या वो इंजॉय कर सकता है? वो स्किप कर सकता है, प्ले कर सकता है, छलांगे मार सकता है, उछल कूद सकता है? वो प्लीज्ड टू द लास्ट, आखिरी लम्हे तक, अपनी मौत तक, क्या वो उसको ज़िंदगी को जी सकता है? ही क्रॉप्स द फ्लावरी फूड, चूँकि उसको नहीं पता इसलिए वो ग्रेजिंग करता है, खेतों में जाके चरता है, अपना खाना खाता है, और अपने जो उसके साथी हैं उनके साथ खेलता है, लाइफ को इंजॉय करता है। अगर उसको पता चल जाए कि उसका आज ही खून बहेगा तो मौत से पहले क्या मर नहीं जाएगा वो? एंड लिक्स द हैंड जस्ट रेस्ड टू शेड हिज ब्लड, और उसको ये पता चल जाए कि रेस्ट का मतलब क्या है बेटे? जिसने उसको पाला पोसा है एज अ पेट, किसी आदमी ने अगर रखा हो अपने घर पे, तो वो आपको पता है ना, हाउ ही लव्स हिम, हाउ ही लुक्स आफ्टर हिम, कितना उसका वो ख्याल रखता है, किस तरह उसको बड़ा करता है। तो अगर उसको ये पता चल जाए कि ये हाथ जिनको मैं चाट रहा हूँ, लिक कर रहा हूँ, जो मेरे मालिक के हाथ हैं, यही मुझे खून में नहलाएंगे कल, तो उनको वो काट नहीं खाएगा? ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर, यानी कि ये जो ब्लाइंडनेस है, इग्नोरेंस है फ्रॉम आवर फ्यूचर, इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हमारा फ्यूचर नहीं दिखाया। दैट ईच मे फिल द सर्कल मार्क्ड बाय हेवन,
बेटे इसका मतलब है कि जब देखो इंसान, हम जब एज अ न्यू बॉर्न बेबी हम पैदा होते हैं तो हमारी जो लाइफ है इट इज़ लाइक अ ब्लैंक पेज, साफ सफ़ा है। वील राइट इट, क्या लिखेंगे, आर गुड डीड्स एंड बैड डीड्स के साथ हम इसको फिलअप करेंगे। तो अगर हमें ये पता हो कि हमारी तो ज़िंदगी कल है, परसों है, 2 साल है, 4 साल है, तो वो जो हमारी ज़िंदगी का पेज है वो बगैर एडवेंचर्स के ही गुजर जाएगा। हम उस पर कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। हर वक्त अपनी यानी उन ट्रिक्स के बारे में, ऐसी टेक्निक्स के बारे में, ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचते रहेंगे कि किसी तरह हम लंबी ज़िंदगी जी लें, मौत को टाल सकें। इसके ऊपर बेटे वो था क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले भी है ना, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ये बिल्कुल वही लम्हात हैं। शैतान जो है ना, सैटन का कैरेक्टर, उसमें मेफिस्टोफेल कहा गया है उसको, उसका बहुत कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें उसने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने दो, तो फिर मैं जब चाहे मेरी जान ले लेना। उसने एक टाइम लिमिट रखी थी, तो वो टाइम लिमिट के अंदर फिर वो जो दुआ करता है ना, और वो जो रिग्रेट्स होते हैं उसको वो जो पछताता है, रिमार्केबल। ये जो होते ना हेयर रेजिंग जिसको कहते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सीन है, वो बिल्कुल इसी को डिस्क्राइब करना चाहता है। अगर चाह रहा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इज़ डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, बिल्कुल यही उसमें उसने बताया है। ओके, दैट ईच में फिल द सर्कल मार्क बाय हेवन। ठीक है, हम उस अपनी किताब में कुछ भी नहीं लिख पाते। हु सीज विद इक्वल आइज एज गॉड ऑफ ऑल। कौन गॉड ऑफ ऑल? अल्लाह के बारे में कहा है। आपको पता है ना कि अल्लाह की नज़र में इक्वल आई है उसकी, उसके लिए सब इंसान बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, ऑफ देयर कल्चर, ऑफ देयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा काला अरबी अजमी, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अ हीरो पैरिश और स्पैरो फॉल। चाहे कोई हीरो, कोई कॉन्करर हो, कोई ग्रेट वॉरियर हो, और कोई बहुत मामूली सा इंसान हो जैसे कि स्पैरो उसने कहा है फॉल, तो उसकी नज़र में एवरी वन इज़ इक्वल इन हिज आइज। एटम्स और सिस्टम इन टू रूइन हर्ल्ड। देखो एटम जो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो है ना पार्ट ऑफ एटम का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो वो कहता है चाहे इतनी माइनर सी कोई चीज़ हो, या फिर सिस्टम आपको पता है जाइगेंटिक सोलर सिस्टम, मे बी ही मीन्स टू से सिस्टम, तो वो कितना बड़ा सिस्टम है, यूनिवर्स का वो पूरा सिस्टम है। यानी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इनटू रूइन हर्ल्ड। वो हर्ल्ड मीन्स टू थ्रो अवे समथिंग, वो तबाही, यानी कि 1 मिनट में तबाह हो सकती है। एंड नाउ अ बबल बस्ट एंड नाउ अ वर्ल्ड। बबल बस्ट मीन्स आपको पता है ना, बबल जब बस्ट होता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यूजुअली माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में वो बर्स्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि दुनिया बिल्कुल अल्लाह के लिए ऐसी ही है। अगर वो चाहे तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो इसको पूरे का पूरा उसको तबाह बर्बाद कर देगा। एंड नाउ वर्ल्ड, जैसे बबल बर्स्ट होता है इसी तरह उसके इख्तियार में है कि वो दुनिया को तबाह कर दे। आपको पता है ना, अल्लाह हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी, absolute power he holds. So if he wishes to destroy the world within few microseconds, he can. All right, hoop humbly then. Hoop means आपको पता है ना, jumping करना with trembling, pinion, soar. Pinion means wings, soar means rise. ये बेटे जो नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए ना, इसमें मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो सारे मैंने मार्क कर दिए हैं। यहाँ पे देखो ये पिनियन सोर का उसने दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। Where's that's gone here. विनियन, so इसका मतलब है बेटे इफ़ ही एस्पायर्स, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कि इस लाइन का से मुराद क्या है। इफ़ ही एस्पायर्स टू राइज शुड बी हम्बल एंड फेयरफुल, कि अगर कोई इंसान दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहता है तो ही शुड बी हम्बल, ही शुड बी डाउन टू अर्थ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जब दरख्त को फल ज़्यादा लगता है तो वो झुक जाता है, वो अपनी आजिज़ी शो करता है ना अल्लाह के आगे। तो इसी तरह अगर आपकी ख्वाहिश बहुत ऊंचा उड़ने की है तो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, हम्बल रखिए, एरोगेंट ना बनिए। ठीक है, देन ट्रैवलिंग पिनियड सोर, इसका यही मतलब है। और राइट, वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर। ये ग्रेट ये पर्सोनिफिकेशन है बेटे। ग्रेट पर्सोनिफिकेशन आपको पता नहीं क्या होती है? व्हेन यू गिव द क्वालिटी ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग टू क्वालिटी ऑफ अ लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग। जल्दी के चक्रों में ना बाज़ दफ़ा टंग ट्विस्ट हो जाती है और बाज़ दफ़ा वो भूल जाती हूँ मैं जो मैं कहना चाहती हूँ। एनीवे, तो ये पर्सोनिफिकेशन है और इसमें वो कह रहा है कि जो
जो डेथ है ना वो एक आपके लिए बहुत बड़ा टीचर है, एक सबक आमोज चीज़ है आपके लिए। वो कैसे? बच्चे आपने देखा होगा हमारे घर में, हमारे हमसाए में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई एवरी सिंगल डे समवन इज़ डाइंग, है ना। तो इट गिव्स अस अ लेसन दैट वन डे वी ऑल्सो हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये जो लाइफ है इट्स नॉट एन एटर्नल लाइफ। हमने जाना है ना, तो ये दुनिया ख़त्म हो जानी। तो ये ग्रेट टीचर आपको इसीलिए कहा है कि डेथ हैज़ लेसन टू डिलीवर टू यू पीपल, टू अस इट मीन ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड गॉड एडोर, और अल्लाह ताला जो है वो तो इंसानों से मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा ना कुरान में ये जिक्र है कि आर लॉर्ड लव्स अस मोर देन अ मदर, 70 टाइम्स मोर देन अ मदर, है ना। 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वॉट फ्यूचर ब्लिस ही गिव्स नॉट दी टू नो, क्या फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या नेमतें हैं अल्लाह ताला ने ये आपको नहीं बताया हुआ। हो सकता है आज आपको पता है ना, लाइफ इज़ वेरी काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल थिंग. Nobody knows what will happen tomorrow, and it is not a life of roses as well. If you see some ups and downs in your life today, you are facing, आज ज़िंदगी में मुश्किल है, तो tomorrow you will get the fruit of out of it. अगर आपने आज परेशानियां दी हैं तो कल आसानियां भी आएंगी। इसका ये मतलब है कि आर फ्यूचर ब्लिस, पता नहीं अल्लाह ने क्या नेमतें रखी हैं मुस्तकबिल में। ही गिव्स नॉट दी टू नो, उसने हमें बताया नहीं है, बट गिव्स दैट होप टू बी दाए ब्लेसिंग नाउ। तो फिर हमने फ्यूचर में सोच रखा है कि अगर यहाँ नहीं मिले तो वहाँ पर मिलेगा। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। बेटे ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस पोम का, कि जो ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ है ना, ये आपको इट हेल्प्स यू टू लिव लाइवली। आपको जो पुरुमीदी है, जो उम्मीद है, जो अल्लाह के ऊपर एक आपकी आस है, उम्मीद है, वो आपको ज़िंदा रखती है और भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है। मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड, कि अल्लाह ताला इंसान को हमेशा उस पर अपनी मेहरबानी और करम नवाजियाँ करता है। ठीक है, इंसान जो है वो ब्लेस्ड क्रीचर है, अल्लाह ने उसको अपने हाथों से तख्लीक किया है, तो इसलिए वो रहीम और करीम है। पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह में ही, नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट बेनेवलेंट, पढ़ते हैं ना हम। तो यही इसका मतलब सब्सटेंस है। द सोल अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम, सोल अनईजी एंड कन्फाइंड, जो हमारी सोल है उसका ये इटर्नल होम नहीं है, ये जो दुनिया है उसका इटर्नल होम कहाँ है? अल्लाह के पास है, आलम अरवा में। तो वो यहाँ दुनिया में जब आती है तो वो अनईजी रहती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। कन्फाइंड मीन्स टू इम्प्रिजन समथिंग, जैसे आपने किसी को जेल में डाल लिया हो, कैद कर दिया हो। रेस्ट एंड एक्सपेशिएट्स इन अ लाइफ टू कम, बल्कि वो किस चीज़ के लिए? आवर सोल इज़ यर्निंग टू गो टू इट्स इटर्नल होम, तड़प रही है, बेचैन है हमारी रूह अपने घर में जाने के लिए, जो उसका अगली दुनिया में मौजूद है। ये जो लिबास है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी जो है ये काइंड ऑफ ड्रेस है जिसके अंदर अल्लाह ने सोल को डाल दिया है। तो सोल का इटर्नल होम चूँकि अल्लाह के पास है, इसलिए हमारी सोल यहाँ बेचैन रहती है अपने इटर्नल होम में और अपने लॉर्ड के पास जाने के लिए। सो दैट वाज द एंड ऑफ द पोम। अब हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पर ऊपर, आप यहाँ देखें, मैंने कुछ चीज़ें मार्क की हुई हैं जो हमने देखनी है। अबाउट द पोएट, अबाउट द पोम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रीक्वेंटली शायद ने यूज़ किए हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया है, जल्दी में आप खुद फाइंड आउट कीजिए बाकी। फिर मॉरल लेसन क्या है इसका और सेंट्रल आइडिया क्या है बेटे इसका? एक तो ये है कि अल्लाह इज़ द सुप्रीम एंड हैज़ एब्सोल्यूट पावर, कि अल्लाह जो है वो उसके पास हर तरह की मुकम्मल इख्तियार है, वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ये कि मैन हैज़ सुपीरियरिटी ओवर एनिमल्स, इंसान को बाकी मखलूक़ात के ऊपर बीइंग अ ब्लेस्ड क्रीचर, अल्लाह के मशरफुल मखलूक़ात हैं ना, तो हम सुपीरियर हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम, ही इज़ इन फेवर ऑफ हायरार्की। हायरार्की क्या होती है बेटे? एक ऑर्डर होता है ना जिसके तहत चीज़ें चलती हैं। जैसे गॉड इज़ सुपीरियर, ठीक है, सुप्रीम है, आफ्टर हिम देयर इज़ किंग ऑन द अर्थ एंड आफ्टर हिम कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इस हायरार्की सिस्टम को भी बयान करती है क्योंकि वो इसको फॉलो करता है। और ये जो आपका पोइट है ना, ये ही इज़ फेमस फॉर हिज एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होती है बेटे? कंसाइज स्टेटमेंट होता है, एक बड़ी जामे कहावत जो बहुत ज़्यादा विटी होती है, जिसमें अक्ल और शऊर कूट के भरा होता है। जैसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, वो इसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अबाउट द पोम के बारे में। ये जो नोट्स हैं यहाँ पर दिए गए, मैंने इन्हीं में से सब कुछ बेटे आपको बताना है, कहीं से भी और कुछ नहीं। अबाउट द पोम,
द लॉन्ग पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन एन एसे ऑन मैन, यानी ये एन एसे ऑन मैन जो है ये एक लंबी नज़म है, लेकिन ये पूरी इसमें नहीं दी गई, एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और एम्बिशियस और फिलोसफिकल एंड रिलीजियस पोम है। डाइसर्टेशन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान की ज़िंदगी पर एक ऐसे है। डाइसर्टेशन मीन्स ऐसे बेटे, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी पर उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर फिलोसफिकल, रिलीजियस और बहुत एम्बिशियस इसमें जो है जज्बात का इजहार किया गया है और अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए। एड्रेस्ड बाय पॉप अलेक्जेंडर ने एड्रेस किया है किसको? लॉर्ड बलिंगब्रूक को, ठीक है। ये उसका कंटेम्प्रेरी भी है। कौन? बलिंगब्रूक बेटे, ये उसका हमअसर है और उसका राइवल है, पॉलिटिकली भी राइवल है और रिलीजियसली भी राइवल है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह उसका राइवल है। और इसने इसके लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया और बहुत कंडेम किया इसकी फ़िलासफ़ी को। किसने? अलेक्जेंडर पॉप ने बलिंगब्रूक की फ़िलासफ़ी को। ओके, द होल पोम इज़ लाइक आर एक्सट्रैक्ट रिटन इन राइम्ड कपलेट्स। आप देखें ये इसके अंदर आपके जो है पोम के अंदर ये राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम बेटे, राइम्ड कपलेट्स क्या होते हैं? व्हेन द एंडिंग वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड, फॉर एग्जाम्पल फेट एंड स्टेट, नो, बिलो, ये क्या है? टुडे, प्ले, ये क्या है? राइमिंग स्कीम है। तो उसने कहा राइम्ड कपलेट में ये नज़म लिखी गई है। उसके बाद जिसमें ड्राइडन एक और पोइट था उसके दौर का, ठीक है, अलेक्जेंडर के पॉप का, इसने कहा कि वो उससे भी आगे निकल गया है। अच्छा, अब ये बेटे ये जो नोट्स है ना, मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको। द लेंथ एंड मीटर ऑफ द लाइन्स आर द सेम एज दोज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स एक सॉर्ट ऑफ राइटिंग है, तो कहता है ये बिल्कुल उसी तरह का इसमें मीटर इस्तेमाल हुआ है और उसी तरह की इसकी लाइन्स हैं। उसके बाद मीटर पोइट्री में मैं अभी आपको बताती हूँ बच्चे कि ये क्या होता है। ईच लाइन हैविंग 10 syllables, syllables क्या होते हैं? एंड 5 stresses। स्ट्रेस syllable क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ आर स्पीच, छोटा सा हिस्सा। और उसमें अगर आप इसको फील करना चाहें ना कि कैसे होता है, तो आप अपनी चिन के नीचे अंगूठा रखें, तो फिर आप लफ्ज़ बोलें, तो फिर आप जितनी दफ़ा आपकी चिन मूव करती है ना, उतने ही उसके अंदर syllables होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ हैंड सम, हैंड सम, 2 दफ़ा मेरी चिन मूव हुई ना, तो 2 syllable हैं इसके अंदर। 5 स्ट्रेसेस, स्ट्रेस क्या होता है कि आपने किस लफ्ज़ को पुरजोर तरीके से अदा करना है। जैसे अगर मैं कहती हूँ शी लव्स हर मदर, लव्स हर मदर, और ये लव को मैंने स्ट्रेस किया। इफ़ आई से शी लव्स हर मदर, मदर को मैंने स्ट्रेस किया, मदर इंपॉर्टेंट है। आपने किस लफ्ज़ को पुरजोर तरीके से अदा किया, इज़ कॉल्ड योर स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट द लाइन्स फॉल इनटू पेयर्स, ठीक है, कपलेट की फॉर्म में है। ऊपर मैंने आपको अभी बता भी दिया एग्जांपल दे के। आगे चलो बेटे, जैसे है ये मैंने जो हाईलाइट किया है, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, यानी ह्यूमन ब्रेस्ट के अंदर होप, यानी जो जज्बा है, जो इंसान के अंदर जो उम्मीद है, वही उसको असल में कायम रखती है। फ्रॉम आर एक्सट्रैक्ट हैव एंटर्ड द लैंग्वेज एज ए स्टॉक सेइंग, यानी आम लोगों की ज़ुबान में शामिल हो चुका है। ये लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक प्रोवर्ब किस्म की चीज़ बन चुकी है। ओपन ऑन द लिप्स ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, जिनको पता भी नहीं है कि ये लाइन कहाँ से आती है, लेकिन वो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेली यूसेज की लैंग्वेज बन गई है उनके। ओके, अब बेटे ये मैं अब आपको ये बताऊँ कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो सिलेबल्स हैं, ये मीटर जो है, ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम क्यों पढ़ें बेटे इस चीज़ को? इसको इसलिए कि हाउ टू रीड द पोम विद पॉजेस। पॉज क्या होती है? स्मॉल ब्रेक, जैसे हम बोलते हुए लेते हैं। जैसे रिटन लैंग्वेज में तो पंक्चुएशन होती है ना, हमें पता चल जाता है, लेकिन वर्बल लैंग्वेज में पॉजेस डालते हैं, हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं। पॉजेस, हाउ टू रीड द पोम विद पॉजेस। स्ट्रेस, इंटोनेशन, स्ट्रेस वही जो फोकस करना किसी चीज़ को, उसको हाईलाइट करने के लिए। इंटोनेशन मीन्स पिच, द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस, कहीं आप आवाज़ को बिल्कुल हल्का कर देते हैं, कभी उठाना होता है आवाज़ को। एंड रिदम, इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के फिर हम रिदम क्रिएट करते हैं। टू प्रोड्यूस मीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि उसमें से मीनिंग निकाले जा सकें, वो उसको हम मीनिंगफुल बना सकें और हमें समझ आ सके कि वो किस लफ्ज़ को वो स्ट्रेस कर रहा है, फोकस किस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, पेंटामीटर लाइन हैज़ 10 syllables मैंने आपको बता दिए ना, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आवर स्पीच। और काउंट कैसे करना है? ठोड़ी के नीचे हाथ रखना है, जितनी दफ़ा मूव करेंगे उतने syllables होंगे। तो पेंटामीटर में क्या होता है? 10 syllables होते हैं। इफ़, अब तो पेंटा का मतलब तो हम देखते हैं 5 है। इफ़ पेंटामीटर मीन्स 5, ठीक,
तो फिर ईच लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। तो फिर हम इसको 10 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर लाइन को हमने देखो सेगमेंट्स में, मैंने आपको एग्जांपल अभी मैं आपको दे के बताती हूँ, मैंने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो वो 5 बन गए, इसलिए ये पेंटामीटर है, क्योंकि 5 सेगमेंट्स हैं, क्योंकि सिलेबल्स के लिहाज से मैंने उसको डिवाइड किया। ईच लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स नोन एज फीट। ये जो है ना आपका, ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ये 5 फीट है, ठीक है। सो पेंटामीटर है। 2 सिलेबल्स पर फीट, हर फीट के अंदर 2 सिलेबल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये फीट कैसे बनता है। देखो मैं अगर ऐसे पढ़ूँ, सो व्हेन, हाथ रखो, सो व्हेन, 2 सिलेबल्स है ना, 1 फीट। द thief, 2 syllables, 1 feet। दिस ट्रे, ट्रेटर है ये वर्ड, इसको पूरा नहीं पढ़ना, फिर वो 3 सिलेबल्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस ट्रे, 3 फीट। टर बॉल, ये बॉल, फिर इंग, इसको भी हमने तोड़ा, अगर बॉलिंग पढ़े ना तो वो फिर इकट्ठा दो सिलेबल्स हो जाएंगे। हमने 2 सिलेबल्स को रखना है 1 फुट बनाने के लिए, ठीक है। ट्रे बॉल, 2 सेगमेंट्स 1 फुट। इंग ब्रूक, 2 सेगमेंट 1 फुट। अभी मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी। सो व्हेन दिस thief, दिस ट्रे, टर बॉल, इंग ब्रूक। हो गया ना बेटे, पेंटामीटर लाइन हो गई ना, और इस सेगमेंट्स और सिलेबल्स आपको समझ में आ गए, तो ये पेंटामीटर है। ऑलराइट, 2 सिलेबल्स पर फीट। Let's have a look on Alexander Pope's biography. Bete, he was born in 1688 and died in 1744. It means कि वो एलिज़ाबेथ एरा के बाद का, और रेनेसां जो पीरियड था उसके बाद, और विक्टोरियन एरा के बीच में ऑगस्टन एरा आता है। उसके एज को ऑगस्टन एरा भी कहते हैं। ऑगस्टन एरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑगस्टस सीजर जो था ना, ही वॉज द एम्परर ऑफ रोमन्स, जो ग्रीक्स के बाद रोमन्स आते हैं, उनका वो एम्परर था। उस दौर में लेटिन लैंग्वेज थी ना, तो इस दौर में पॉप के दौर में लेटिन लैंग्वेज का रिवाइवल हुआ, तो इसलिए उसको ऑगस्टन एज कहा गया। अदरवाइज किंग जॉर्ज रूल्ड ओवर इंग्लैंड, ये किंग जॉर्ज का नाम लिखा है मैंने, ये बादशाह था कि उस वक्त इंग्लैंड का। इसके दौर को एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है इसके नाम पे, और एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की और हर चीज़ को लोगों ने आर्गूमेंट किया, ठीक है। दे क्वेश्चन एवरीथिंग विच दे सॉ ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, फिर एलिजाबेथ जो था वो, उसमें रिवाइवल ऑफ ग्रीक हुआ, और ऑगस्टन के एज में रिवाइवल ऑफ लेटिन लैंग्वेज हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड। ओके, मोस्ट ब्रिलियंट पीरियड एंड इन्फ्लुएंशियल जो था पोएट ऑफ इस पीरियड, देन रोमन कैथोलिक था, उसका जो मजहब था वो रोमन कैथोलिक से बिलोंग करता था। जबकि ये जो किंग जॉर्ज है ना, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है बेटे, ये इंग्लैंड का किंग था और ये प्रोटेस्टेंट था। तो इस वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ज़ाहिर है, इदारे सारे गवर्नमेंट के किंग के तहत आते हैं ना, बादशाह के। तो इसका पॉप का किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका, और इसकी सारी जो उसकी थी एजुकेशन थी वो होम एजुकेशन थी उसकी। और एडिशनली ही इज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, मे बी दैट वाज द रीज़न ही वाजंट एडमिटेड एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसकी वजह से भी, शायद बीमारी की वजह से भी एडमिशन ना मिला हो, लेकिन एक वजह ये भी थी। ओके, पुअर हेल्थ जो थी माइट हैव प्रिवेंटेड हिम, राइट। देन ही वाज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, बहुत आई मीन के केयरफुल, बहुत बहुत कॉन्शियस किस्म का स्टूडेंट रहा, एंड रिगार्डेड एज अ फेरोजी बाय एज ऑफ 16। जब 16 ईयर्स का था तो ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई मीन फिनोमिनल स्टूडेंट इज मीन। नेक्स्ट पेज पैराग्राफ पे आ जाओ बेटे। एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो था वॉज पब्लिश्ड इन 1711। इसी से उसकी रेपुटेशन जो थी वो ग्रो होना शुरू हो गई बहुत। लेकिन एसे ऑन क्रिटिसिज्म उसकी फर्स्ट पब्लिकेशन थी जिससे वो फेमस होना शुरू हो गया। लेकिन मास्टरपीस उसका कौन सा है, रेप ऑफ द लॉक। ये बेटे एक मॉक एपिक है, मॉक एपिक सटायर है, इनफैक्ट सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो फॉलीज जो उसने अपने दौर के अंदर देखी, जो लोगों के अंदर वो चीज़ें उस वक्त सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही थी, उसको इसने नापसंद किया और उसको बड़ा ह्यूमरस वे में और बड़ा आयरॉनिकल वे में, बहुत एग्जैजरेशन के साथ उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको नापसंद किया, ठीक है।
तो इसमें ये मॉक एपिक एपिक जो लंबी पोम होती है, एक और ह्यूमरस, इसमें उसने क्या किया है, यूज़ ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल किया है, आयरनी इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है, क्योंकि इसमें एक बहुत अमीर कबीर औरत की कहानी है ना, उसको इसमें पोइटिक फॉर्म में बयान किया है रेप ऑफ लॉक में। तो वो सारा टाइम अपना वैनिटीज़ में स्पेंड करती हैं। वैनिटीज़ आपको पता ना, मेकअप करने में, बनने संवरने में, इस तरह की चीज़ों पे, फजूलियात पे यानी अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो इसको ये चीज़ नापसंद है। तो वो कोई रिच क्लास से बिलोंग करता हुआ कोई था आदमी ना, उसने इस औरत ने उसको गेम ऑफ कार्ड्स में कहीं डिफीट किया था, तो उसने उसका बदला लेने के लिए इसकी चुटिया काट दी। रेप ऑफ लॉक के नाम पे ये इसने सटायर लिखा, जो इसका बहुत मास्टरपीस है। किसका? आपके पोइट का, ये जो है आपका अलेक्जेंडर पोप, इसका। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे उसी के बारे में बताया कि रिडिक्यूल टू एक्सपोज, क्रिटिसाइज और पीपल फॉली और वाइज टू द रिफॉर्म सोसाइटी। इसका मकसद क्या था? सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाना, चेंजेस लाना, और उन चीज़ों को जो उसने ख़राब देखी उनको क्रिटिसाइज़ करना और लोगों को उनसे दूर करना। ठीक है, ये था रेप ऑफ द लॉक के बारे में, जो इसका मास्टरपीस है। आगे आ जाओ बेटे। जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, फाइनेस्ट कॉमिक पोएम है इन इंग्लिश पोइट्री, कौन सी? यही रेप ऑफ द लॉक जो है। ओके, होमर्स की जो होमर्स, इनका बहुत एक वो क्लासिकल सिंगर था, सॉरी राइटर था ना, उसने भी पोइट्री लिखी है। उसकी ये दो नज़में मशहूर हैं, लीड एंड ऑडिसी। इसको भी उसने वर्ड्स ऑफ होमर्स, टू एपिक्स, लीड एंड ऑडिसी, दीज ट्रांसलेशंस आर इमेंसली पॉपुलर। इसकी इसने ट्रांसलेशन की है इन दोनों क्लासिक्स बुक्स की। ठीक है, लेकिन वो अभी आजकल वो इसकी वजह से फेमस नहीं है। पीपल बिलोंग टू अ ब्रिलियंट सर्कल ऑफ टोरे राइटर्स। बेटे, ये टोरे राइटर्स इसके दौर के थे। ये राइटर्स वो हैं जो इसी की तरह का बिलीव रखते हैं ना, बहुत कैथोलिक बिलीव से थे, और पॉलिटिकली भी इसका जो इसके बिलीव्स हैं वो ही इसके टोरे राइटर्स के जो बिलीव है ना पॉलिटिकली, जिसको वो फेवर करते हैं, ये पॉप भी उसी पार्टी को फेवर करता है। तो इसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। अ गुड फ्रेंड ही वॉज अ malignant एनिमी। अच्छा दोस्त था लेकिन दुश्मन ख़तरनाक था। इन 1728 ही पब्लिश्ड anonymously द डेंसिएड। अब देखो, इसने अपनी किताब शाया की है, लेकिन उसको इसने अपना नाम नहीं दिया, एनोनिमसली, बगैर किसी नाम के शाया की है। ये क्या था? इसमें क्या दिया था? अ फियर्स सटायर अपॉन अ होस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स। ये शदीद किस्म का सटायर था, जिसमें इंतहाई सख्ती से उसने क्रिटिसाइज़ किया अपने ही दौर के शायर हजरात को, कंटेम्प्रेरी राइटर्स को, मोस्टली इन द अपोजिट पोलिटिकल कैंप। जो उसके अपोजिट पोलिटिकल कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे ना, पोलिटिकल पार्टी, जो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग थे, उसको इसने क्रिटिसाइज़ किया बहुत सख्ती से, और फिर डर के मारे अपना नाम भी नहीं लिया, एनोनिमसली उसको पब्लिश कराया। इट इज़ अ वेनमस ओफन डिसऑनेस्ट पीस ऑफ राइटिंग। कहता है ये जहर से भरा हुआ, जहरीला, यानी कि इसमें वो बहुत ज़्यादा उसकी टोन हार्श हो गई होगी, और डिसऑनेस्ट पीस, इसमें उसने जो बातें की हैं वो सही नहीं है। लेकिन कहता वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। ही इज़ लास्ट कंप्लीट लॉन्ग पोम वॉज एन एसे ऑन मैन। ठीक है, ये फिलोसफिकल पोम जो थी, ये इसका आखिरी फिलोसफिकल वर्क था और ब्रिलियंट काम था इसका। उसके बाद बेटे यहाँ पर आ जाओ, जिसमें आपको बताया गया है कि इसकी जो पोइट्री हैज़ बीन हैविली कंडेम्ड बाय सच अथॉरिटेटिव क्रिटिक्स। का मतलब है जो बहुत वैलिड क्रिटिक्स हैं, जैसे कीट है आपका जो रोमांटिक पोइट है, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है विक्टोरियन एरा का, इन्होंने बहुत सख्ती से बहुत क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर शुरू में कि ये जो है अलेक्जेंडर पॉप, ही वॉज फेमस फॉर हिज एफोरिज्म मीन्स जो एक विटी सेइंग्स होती हैं, तो ये इसकी बहुत फेमस है, जो अभी भी हम पढ़ते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, देन द फूल रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, यानी बेवकूफ़ भागे फिरते हैं जहाँ फरिश्ते कदम रखना भी मुश्किल समझते हैं। मतलब बेवकूफ़ों के लिए कुछ भी करना आसान होता है। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान का मतलब ख़ता का पुतला है और अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। ब्लेस्ड इज़ ही हु एक्सेप्ट्स नथिंग। वो आदमी खुश रहता है और ब्लेस्ड रहता है, फॉर ही शैल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। जो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, जिसकी जितनी ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब लोग आपकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते। तो वो कहता वो खुश रहता है जो किसी की से उम्मीद नहीं लगाता। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द पोएम। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू योर पोएम द एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप।